हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ई श्रम कार्ड कैसे हम जनरेट कर सकते हैं और उस कार्ड का बेनिफिट क्या है, हमारे खाते में कितना पैसा आएगा, क्या सब्सिडी मिलेगा, किस तरीके से लोन वगैरह मिलेगा, उन सब चीजों के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं कि कौन ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर है और आपका कोई पीएफ खाता नहीं है, ईएसआईसी खाता नहीं है, आप इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, तो आप ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल बिना समय गवाए पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम देख लेते हैं और उसके बाद सारी बेनिफिट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर जो भी प्रोसेस हम दिखाने वाले हैं वही सेम प्रोसेस आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर लैपटॉप की जरूरत नहीं है। अपने मोबाइल में क्रोमे या फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन कर लीजिए और जो स्टेप्स हम यहाँ पर दिखा रहे हैं वही आपको फॉलो करना है और आप आसानी से अपने मोबाइल में ही ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। फिलहाल हम होम पेज पर जाते हैं। ये है ई श्रम का पोर्टल ishram.go.in। इस वेबसाइट पर आपको जाना है और राइट साइड में देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं एक नया पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन का पेज है। लेफ्ट साइड में लिखा है कि क्या इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, आधार नंबर, आधार लिंक मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स और एज जो है वो 16 साल से लेकर 59 ईयर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन राइट साइड में दिया गया है। सबसे पहले हम मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। कौन सा मोबाइल नंबर? जो कि आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद कैप्चा कोड इंटर करेंगे और नीचे दो सवाल पूछे जाते हैं कि क्या हम ईपीएफओ में रजिस्टर हैं? तो नहीं है। क्या ईएसआईसी में रजिस्टर हैं? तो नहीं है। अगर आप रजिस्टर होंगे तब तो आप ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में दोनों नो है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ग्रीन लाइन है। इसमें दिया गया कि आपको व्हाट्सअप मैसेजेस भी आ सकते हैं, जो नोटिफिकेशन होते हैं वो सब आ सकते हैं। जो नंबर आपने ऊपर दिया हुआ है उस पर कहाँ से आएगा? लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नीचे सेंड ओटीपी का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करते ही ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाता है और यहाँ स्क्रीन पर आपको ओटीपी का बॉक्स भी दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब जल्दी से हम ओटीपी यहाँ पर इंटर कर देंगे जो हमारे मोबाइल नंबर पर आया हुआ है और नीचे सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब हमने जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया इस तरीके से हमें पेज आ गया है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले आधार नंबर इंटर करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, व्यू कंसेंट फॉर्म है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। आप डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, और कंसेंट के लिए नीचे एक चेक बॉक्स है आई एग्री वाला, उस पर आपको क्लिक कर देना, आई एग्री टू द टर्म कंडीशन। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, फिंगरप्रिंट, इरिस, ओटीपी है। ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि ओटीपी के जरिए हम वेरीफाई करने वाले हैं। फिर इंटर कैप्चा यहाँ पर दिया गया है, वो हम इंटर कर देंगे जो कैप्चा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिर नीचे ग्रीन कलर का सबमिट बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमने सबमिट पर क्लिक किया अब हमें ओटीपी का एक बॉक्स स्क्रीन पर दिखाई देता है। ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी आ गया है। ओटीपी हम यहाँ पर इंटर करेंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ध्यान देना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कभी कभी ओटीपी ठीक से आता नहीं है, ओटीपी आ भी जाता है तो इंटर करने पर वैलिडेट होता नहीं है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है। कभी नहीं आता तो रीसेंट भी कर सकते हैं। हमारे केस में आ गया, हम जल्दी से इंटर करेंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम वैलिडेट करते हैं इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। लेफ्ट साइड में अलग अलग पोर्शन दिए गए हैं फॉर्म के और राइट साइड में उसका डिटेल दिया गया है। तो सबसे पहले जो पर्सनल पर्टिकुलर्स एज पर आधार है वो हमें दिखाई दे रहा है। नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, एड्रेस है, लोकेलिटी है, फोटो भी आपको दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, नीचे जाने पर एड्रेस के और भी पोर्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं। एकदम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आई एग्री का एक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देंगे और फिर नीचे एक और बटन है कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। इसको भी हम 1 बाय 1 भर देंगे जल्दी से। यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिया गया है। इमरजेंसी मोबाइल नंबर आप इंटर कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। जो यहाँ पर रेड मार्क वाला है उसको आपको कंपलसरी भरना है, जो रेड मार्क नहीं है उसको आप छोड़ भी सकते हैं। अब नीचे आएंगे, हम जल्दी से अपना ईमेल आईडी वगैरह डाल देंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, मैरिड, अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मैरिड अगर सेलेक्ट करते हैं तो फादर नेम, हस्बैंड नेम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में फीमेल है तो इस तरीके से दिखाई दे रहा, हो सकता है आपके केस में मेल हो। उसके बाद सोशल कैटेगरी यहाँ पर आ जाता है, SC, ST, OBC, जनरल यहाँ पर दिया गया है। SC, ST, OBC सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी ऑप्शन दिखाई दे जाएगा।
जनरल सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है, हमारे केस में जनरल ही है। उसके बाद ब्लड ग्रुप आ जाता है। ध्यान देना यहाँ पर रेड मार्क नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो यहाँ पर आप चाहें तो सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड, मतलब अगर शरीर से कोई विकलांग है तो यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में नो है, लेकिन अगर आप यस सेलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नीचे दिखाई देंगे, ड्रॉप डाउन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में नो है तो हम नो कर देंगे। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल हम इंटर कर सकते हैं, नेम, फिर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रिलेशनशिप क्या है नॉमिनी के साथ वो हम यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में फादर को नॉमिनी यहाँ पर रखा गया तो उनका सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ। ठीक है, एक बार इंटर कर देंगे तो नीचे सेव एंड कंटिन्यू का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब आ जाता है एड्रेस का डिटेल भरने की बारी। यहाँ पर सबसे पहले रेसिडेंशियल डिटेल है, यहाँ पर होम नेटिव स्टेट, होम नेटिव डिस्ट्रिक्ट ये हमें सेलेक्ट करना है। हमारे केस में महाराष्ट्र है और उसके बाद मुंबई सबर्बन है तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट स्पेसिफाइड आईडी इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि रेड मार्क नहीं है तो छोड़ सकते हैं। नीचे आप करंट एड्रेस हमें इंटर करना है जहाँ पर करंटली आप रहते हैं। अर्बन रूरल आपको सेलेक्ट कर लेना, हमारा अर्बन एरिया आ जाता है, मतलब थोड़ा सिटी टाइप में, तो अर्बन सेलेक्ट कर लेंगे। पूरा एड्रेस अब आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा, आपका जो भी एड्रेस होगा। ठीक है, पिन कोड वगैरह आप सही बिल्कुल इंटर करिएगा। अब जो करंट एड्रेस आपने इंटर किया हुआ है वहां पर आप कितने साल से रहते हैं वो भी आपको यहाँ पर बता देना है। एड्रेस इंटर करने के बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक लाइन है कि इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, मतलब आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अगर सेम है तो इस बॉक्स को क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको नीचे कोई ऑप्शन नहीं आएगा, कुछ भी भरना नहीं, ये पेज खत्म हो गया। नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। बट अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है जैसे कि हमारे केस में, तो इस बॉक्स को आपको टिक नहीं करना है। अगर टिक नहीं करेंगे तो नीचे आपको परमानेंट एड्रेस इंटर करने का ऑप्शन दिखाई देगा, अर्बन रूरल आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और पूरा एड्रेस आप इंटर कर दीजिएगा। जो भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड है सब कुछ सही आपको इंटर करना है। सब कुछ इंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पेज आ गया है। मंथली इनकम आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन आपका क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। हमारे केस में पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना कंपलसरी नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। मंथली इनकम स्लैब क्या है ये भी कंपलसरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। हमारे यहाँ से 15-18 की रेंज में आ जाता है तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे पर मंथ। ठीक है, अब यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया लेकिन कंपलसरी नहीं है तो इसको भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब नीचे सेव एंड कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स इंटर करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपको सबसे पहले यहाँ पर इंटर करना है। कुछ ही आप डिजिट इंटर करेंगे, 2-3 डिजिट, तो आपको देखिए यहाँ पर लिस्ट दिखाई देने लगे। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं तो देखिए प्राइमरी ऑक्यूपेशन के नीचे क्लिक हियर का एक ऑप्शन है, तो यहाँ से आप पूरा लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा और उसके बाद फिर आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और ओपन इन न्यू विंडो करूँगा तो देखिए यहाँ पर एक पूरा लिस्ट ही आ गया है। यहाँ पर बहुत सारे पेजेस हैं और अलग अलग कैटेगरी दिया गया है प्राइमरी ऑक्यूपेशन का। ठीक है, तो आप इस तरीके से ढूंढ लीजिएगा, आपका जो भी ऑक्यूपेशन होगा आप फिर पेज पर इंटर कर दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे केस में मान लेते हैं कि ट्यूटर है जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है वो है, तो हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। नीचे ऑक्यूपेशन, फैमिली नेम और सेक्टर नेम ऑटोमेटिकली आ गया है। वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है प्राइमरी ऑक्यूपेशन में, तो यहाँ पर देखिए लिस्ट दिया गया है। कितने सालों का एक्सपीरियंस आप दिखाना चाहते हैं दिखा दीजिए। हमारे केस में 2 साल का हम दिखा देते हैं। उसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, अगर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी आपके केस में है तो आपको सेलेक्ट करना, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि रेड मार्क नहीं है। ऑक्यूपेशन का सर्टिफिकेट अगर कुछ है तो आप अपलोड कर सकते हैं, हमारे केस में नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे पूछा जाता है कि आपको किस तरीके से ये स्किल मिला हुआ, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर एप्लीकेबल है तो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं, रेड मार्क नहीं है। उसके बाद नीचे स्किल टू बी अपग्रेडेड, मतलब कुछ फ्यूचर में आपका जो इम्प्रूवमेंट होने वाला है, अगर कोई एडिशनल आपने कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है और उसका कोर्स आप जो है कंप्लीट होने वाला है या आपके पास कोई सर्टिफिकेट आने वाला है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन और वर्किंग एक्सपीरियंस वो कंपलसरी है, उसके बाद बाकी ऑप्शनल है। हमने इंटर कर दिया हुआ डिटेल, अब नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही अब बैंक डिटेल्स इंटर करने का पेज आ गया है। बैंक अकाउंट डिटेल में यहाँ पर देखिए बैंक सीडिंग विथ आधार नो है, हमारे केस में वैसे तो लिंक है लेकिन फिर भी यहाँ पर नो दिखाई दे रहा है तो इसको वैसे ही रहने देंगे। अब जल्दी से बैंक अकाउंट नंबर हम इंटर करेंगे, फिर कंफर्म बैंक अकाउंट, मतलब फिर से हम बैंक अकाउंट नंबर इंटर करेंगे, 2 बार इंटर करना है। ठीक है, उसके बाद अकाउंट होल्डर का नेम हमें यहाँ पर इंटर करना है। ध्यान देना है जहाँ जहाँ पर रेड मार्क है वो कंपलसरी है। ठीक है,
अकाउंट होल्डर का नाम हम इंटर कर देंगे, उसके बाद IFSC कोड हम इंटर कर देंगे यहाँ पर, और देखिए ग्रीन में सर्च का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे बैंक का नाम और ब्रांच नेम जो है ऑटोमेटिकली आ गया है। तो बैंक का डिटेल भी हमने पूरी तरीके से भर दिया हुआ है। अब नीचे सेव एंड कंटिन्यू का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, मतलब अब तक जो आपने पूरा डिटेल भरा हुआ है, देखिए लेफ्ट साइड में जो जो ऑप्शंस थे, पर्सनल डिटेल का, बैंक का डिटेल का, ऑक्यूपेशन का, वो सारे डिटेल अब आपको एक ही पेज पर दिखाई देंगे। प्रीव्यू है तो आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, चेक कर लेना है कि सारा डिटेल जो आपने भरा हुआ है वो बिल्कुल सही है, यानी आप नीचे नीचे करते जाइए और देखते जाइए सारा डिटेल। ठीक है, आप चाहें तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ऊपर प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, या तो इग्नोर भी कर सकते हैं, कभी भी प्रिंट निकालने आता है तो पेज ही हैंग हो जाता है। ठीक है, तो इग्नोर भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप एक बार फॉर्म को देख लीजिएगा कि सारा डिटेल सब कुछ सही भरा हुआ है या नहीं। अब एकदम नीचे जाना है आपको इस फॉर्म के। अब प्रीव्यू के नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है, डिक्लेरेशन आप पढ़ लीजिएगा कि EPFO के मेंबर नहीं है, ESIC के मेंबर नहीं है, इनकम टैक्स पे ही नहीं है, और जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हमने इस फॉर्म में वो बिल्कुल सही है। मान लीजिए आपके फॉर्म में अगर कुछ भी रॉन्ग है तो नीचे देखिए एडिट का बटन है, एडिट पर क्लिक करके आप फिर से पीछे जा सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ बिल्कुल सही है तो ऊपर अंडरटेकिंग का एक बॉक्स है छोटा सा, इस पर टिक कर देना है, और फिर नीचे आएंगे राइट साइड में सबमिट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमारे केस में सब कुछ सही है तो हम सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे, और सबमिट पर क्लिक करते इस तरीके से एक फाइनल पेज आ जाता है। ऊपर ग्रीन लाइन में लिखा गया है कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। आगे लिखा गया कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी यूएन नंबर सेंड कर दिया गया है। नीचे आपको कार्ड दिखाई दे रहा है जिसको यूएन कार्ड कहा जाता है, बहुत ही काम की चीज है। कार्ड किस तरीके से दिखाई देता है मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा तो इस तरीके से आपको पूरा कार्ड दिखाई देता है, जैसे कि आधार कार्ड होता है। इस कार्ड में देखिए आपका पूरा डिटेल और साथ में यूएन नंबर एक नीचे आपको दिखाई दे रहा है। ये यूएन नंबर आपको रखना है रेफरेंस के लिए फ्यूचर में। ठीक है, यूएन नंबर आपको मैसेज में भी आ जाएगा। राइट साइड में डाउनलोड यूएन कार्ड का बटन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा और इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसको लैमिनेट करा सकते हैं आधार कार्ड की तरह। ठीक है, अब ई श्रम कार्ड तो हमने बनवा लिया। अब इसके फायदे क्या हैं? फायदे तो इसके बहुत सारे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, उनके बहुत सारे सोशल स्कीम होते हैं वर्कर के लिए, जिनका लाभ अब आपको फ्यूचर में मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है, जो भी पैसा आना होगा डायरेक्टली आपके बैंक खाते में आएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल अनाउंस किया हुआ है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर है जिन्होंने श्रम कार्ड बनवाया हुआ है, उनके खाते में 500 रुपए डाले जाएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए हो गया। उसी तरीके से अलग अलग स्टेट के अलग अलग वर्कर को अलग अलग सोशल स्कीम के लाभ मिलने वाले हैं फ्यूचर में। स्टेट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे सोशल स्कीम चलाती है वर्कर्स के लिए, तो उनका लाभ भी मिलेगा इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को। एग्जाम्पल अगर बताऊं तो श्रम कार्ड के साथ आपको फ्री इंश्योरेंस पॉलिसी मिलता है 2 लाख रुपए तक का, जो कि सबके लिए एप्लीकेबल होता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। इसी तरीके से बहुत सारे सोशल स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी, जिसका लाभ आपको फ्यूचर में जरूर मिलेगा। पेंशन से रिलेटेड हो, सब्सिडी हो, लोन से रिलेटेड हो या फाइनेंशियल असिस्टेंट हो, एजुकेशन से रिलेटेड आप लोन ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन का भी इंफॉर्मेशन पूछा जाता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी आप लोन ले सकते हो, फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको मिल सकता है क्योंकि उससे रिलेटेड भी सवाल पूछे गए थे। तो फ्यूचर में बहुत सारे स्कीम के बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि जो भी पैसे आपको आने होते हैं वो डायरेक्टली आपके खाते में आ जाते हैं, तो बीच में करप्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो बेनिफिट इसके बहुत सारे दिख रहे हैं और फ्यूचर में इसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन ध्यान देना है, स्कीम बनाना बहुत ही आसान होता है लेकिन उसको इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी स्कीम अगर बनता है तो उसका लाभ मिलना भी चाहिए, ऐसा ना हो कि बीच में ही सब चीजें गायब हो जाएं और जो नीचे है जिसको मिलना चाहिए उसको कुछ भी ना मिले। तो देखते हैं कि किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है। अभी पेपर पर तो ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है और फायदे भी इसके बहुत सारे हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कोई भी क्वेरी इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।